वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 17 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है कोर्सेज के बारे में। जीएस फाउंडेशन कोर्स 2030 के लिए अवेलेबल है, जिसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में अटेन कर सकते हैं। कॉम्प्रहेंसिवली पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स की क्लासेस के साथ। सीसैट की वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, 15 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ मीन्स के टेस्ट होंगे, ऐसे की क्लासेस होंगी, 21 जीएस की बुकलेट्स अवेलेबल होंगी और डेडिकेटेड मेंटरशिप होगी। यहाँ पर आप इस कोर्स को ऑनलाइन मोड में तो अटेन कर ही सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन मोड में लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दिल्ली में ओनली आईएएस के ऑफलाइन सेंटर पे आना होगा, जो कि करोल बाग में लोकेटेड है। इसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर info@onlyas.com पे मेल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल, जो कि पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में है। इंडिया ने भी हाल ही में इसका सक्सेसफुल नाइट ट्रायल कंडक्ट किया है। पृथ्वी 2 एक सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कई सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरफेस टू सरफेस है, जमीन से जमीन पर मार करती है। इतना टेक्निकल नहीं है समझना, पृथ्वी नाम में ही है, मतलब पृथ्वी का ही सारा खेल है। आसमान पानी में आपको जाना नहीं है, जमीन से जमीन की बात है, तो सरफेस टू सरफेस की बात है। न्यूक्लियर कैपेबल है, आपको याद रखना होगा, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। शॉर्ट रेंज में है, तो रेंज क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। और बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक हमारा प्रोग्राम था मिसाइल डेवलपमेंट के लिए, जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। इसी के तहत 5 मिसाइल सिस्टम डेवलप किए जाने थे। उन 5 में से एक है पृथ्वी। तो ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये तो आपको याद रहेगा ही। शॉर्ट रेंज अगर हम कह रहे हैं तो इसकी रेंज 350 किलोमीटर्स की है। आपको पता होगा कि जो अग्नि है वो लॉन्ग रेंज की है और वहाँ पर उसकी जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर्स की है। ये शॉर्ट रेंज है, 350 किलोमीटर्स की रेंज है। ये 500 से 1000 केजी का वॉरहेड ले जाने में कैपेबल है। बहुत ही प्रूवन सिस्टम है इसका। हाई डिग्री ऑफ प्रेसिशन के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकता है। लिक्विड प्रोपल्शन ट्विन इंजन है, जिसके तहत इसे काम करवाया जाता है। एडवांस इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है। ये जो गाइडेंस सिस्टम है वो उसे हाई मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी देता है, मतलब आप इसे आसानी से अगर टारगेट मूव करता है तो मूव करवा के उसे हिट कर सकते हैं। बात करते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। इसे 1982 से 1983 के दौरान स्टार्ट किया गया। उस दौरान इसे स्टार्ट करने का श्रेय जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को, जिसकी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारा जाता है। ये पूरा प्रोग्राम 2008 में कंप्लीट हुआ। इसमें जो मिसाइल्स डेवलप की गई उनका एडवांस वर्जन्स अभी भी हम उन्हें अपग्रेड कर रहे हैं, उन्हें एडवांस बना रहे हैं। इसके तहत 5 मिसाइल्स जो डेवलप की गई उनके नाम है पृथ्वी। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है, याद रखिएगा। अग्नि के बारे में आप लोग जानते हैं, हमारी सबसे लंबे रेंज की मिसाइल है ये इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। त्रिशूल, ये शॉर्ट रेंज का लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान शिव का एक अस्त्र होता है त्रिशूल, तो भगवान शिव जो हैं वो जमीन पे खड़े हैं और हवा में त्रिशूल मार रहे हैं। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि जो त्रिशूल है वो सरफेस से एयर में अटैक करता है। तो आप जस्ट इमेजिन करेंगे। देखिए, इमेजिनेशन एक तरीका होता है चीज़ों को याद रखने का। आप सारी चीज़ें केवल पढ़ के नहीं याद रख पाएंगे, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन कर लेंगे तो याद रखना आसान होगा। आकाश है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप जमीन पे खड़े हैं और आकाश की ओर देख रहे हैं। तो सरफेस मतलब आप जमीन पे खड़े हैं और आकाश की ओर देख रहे हैं, तो सरफेस टू एयर मिसाइल ये भी है। 25 किलोमीटर की रेंज है। मल्टी टारगेट हैंडलिंग सिस्टम है इसके पास, एक से अधिक टारगेट्स को हिट कर सकता है। नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है। जो टैंक्स होती हैं वो ज़मीन से आती हैं। सपोज करिए कि एक नाग है जो वहाँ पे जाके इन टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो ज़मीन के अंदर से जा रहा है, ज़मीन पे चल के जा रहा है, तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। नाग आपको याद रह जाएगा। चलिए मैं आपको एक काम देता हूँ, आप मुझे कोई एक छोटा सा कोड बताइए जिसके माध्यम से आप ये याद कर सकते हो कि कौन सी 5 मिसाइल्स हैं जिन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया है। ये काम आपका है, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे कि कोई ऐसा कोड जिससे हम इन 5 मिसाइल्स के नाम आसानी से याद रख सकें। मिसाइल सिस्टम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2014 में अग्नि 4 पे क्वेश्चन पूछा गया। 3 स्टेटमेंट थे कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, लिक्विड प्रोपेलेंट जो फ्यूल है केवल वही इस्तेमाल होता है, और ये 7500 किलोमीटर की रेंज में जा सकता है 1 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर। आप 7500 रेंज ले लीजिए। अग्नि 5 की जो रेंज है वो 5500 है, तो अग्नि 4 की 7500 कैसे हो सकती है? तो आप इसको क्रॉस करेंगे, जैसे ही आप 3 क्रॉस करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 1 ओनली। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में है।
2022 का ये इंडेक्स हाल ही में रिलीज किया गया। रिलीज कौन करता है, महत्वपूर्ण जानकारी होगी। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, कंफ्यूज मत होइएगा, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको लेकर। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसे 1989 से ही रिलीज कर रहा है। यहाँ पर ये 63 इकोनॉमीज को एसेस करते हैं कि वहाँ पर वो अपने लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या कर रहे हैं, और ऐसा करते वक्त वो हार्ड डेटा और सर्वे का इस्तेमाल करके जो एग्जीक्यूटिव्स के रिस्पॉन्स से भी कलेक्ट किया जाता है, ये इवेलुएट करते हैं कि वो कितने कॉम्पिटिटिव तरीके से अपने लोगों की वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो प्रॉस्पेरिटी है या कॉम्पिटिटिवनेस है, उन्हें 4 फैक्टर्स पे इवेलुएट किया जाता है। पहला है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दूसरा है गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तीसरा है बिजनेस एफिशिएंसी और चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या निकल के आया इस बार? ग्लोबली डेनमार्क ने टॉप किया है और स्विट्जरलैंड, सिंगापुर उसके बाद है। इंडिया के बारे में क्या है? इंडिया को रैंक दी गई है इस इंडेक्स में 37th, अच्छी रैंक है पिछली बार की तुलना में। लास्ट टाइम जो हमें रैंक दी गई थी दैट वाज 43rd, तो अच्छी ग्रोथ हमने अटेन की और 37th रैंक पर अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भारत गौरव ट्रेन के बारे में है। पहली सर्विस थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन की अभी हाल ही में शुरू की गई कोयंबटूर नॉर्थ से ये ट्रेन चल के साईनगर शिरडी तक जाएगी। ये जर्नी 14/6/2022 को शुरू हुई है। इस लिहाज से सदर्न रेलवे पहला जोन बन गया है जिसने फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेन सर्विस लॉन्च की है भारत गौरव स्कीम के तहत। अब भारत गौरव स्कीम क्या है, इसके तहत जो ट्रेन चलाई जाती है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप समझिए। देखिए, भारत सरकार ने कई सारे टूरिस्ट सर्किट बनाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गुरु कृपा सर्किट, जहां पर आप एक बार में गुरु नानक जी से संबंधित सभी प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। दूसरा है रामायण थीम्ड सर्किट, जहां पे आप भगवान राम से एसोसिएटेड जो भी लोकेशंस हैं उन्हें एक बार में विजिट कर सकते हैं। सर्किट्स तो बना दिए गए, अब आप इन सर्किट्स में जो भी लोकेशंस हैं, होली प्लेसेस हैं, उनको एक बार में विजिट कैसे करेंगे? तो इन विजिट्स के लिए आपको मिलेगी ट्रेन सर्विस, और जो ट्रेन सर्विस आपको इन टूरिज्म सर्किट्स को विजिट करने के लिए मिलेगी, उन ट्रेन सर्विसेज को डेवलप करने के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई दैट इज भारत गौरव स्कीम। भारत गौरव स्कीम को नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया। ये हमारी ट्रेन सर्विसेज का 3rd सेगमेंट है। 2 सेगमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, पैसेंजर सेगमेंट जिसमें आप ट्रेवल करते हैं, और गुड्स सेगमेंट जिससे सामान की आवाजाही होती है। अब तीसरा सेगमेंट होगा टूरिज्म सेगमेंट। ये रेगुलर ट्रेन नहीं होंगी, इनका टाइम टेबल भी अलग होगा। जैसे रामायण एक्सप्रेस, ये भगवान राम से जुड़ी हुई लोकेशंस तक आपको विजिट करवाएगा, जिसे IRCTC रन करता है। तो जो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन होंगी, इन्हें प्राइवेट प्लेयर्स भी रन कर सकते हैं और IRCTC भी रन कर सकता है, और ये उस थीम में जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उन तक आपको जोड़ देगा। वही बात गुरु कृपा सर्किट में अगर आप विजिट कर रहे हो तो गुरु नानक जी से जुड़े हुए सभी प्लेसेस विजिट कर सकते हो एक बार में। रामायण थीम सर्किट में आप भगवान राम से एसोसिएटेड लोकेशंस को विजिट कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, कंसोर्टिया, इवन स्टेट गवर्नमेंट इन ट्रेन्स को ले सकती हैं कि हम इसे रन करेंगे टूरिज्म सर्किट्स में और लोगों को विजिट करवाएंगे। इसमें सभी प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी। आप एक बार में अपने पैसे पे कर देंगे, उसके बाद आपको इसमें ट्रेवल, जो कि ट्रेन चली रही है, होटल एकोमोडेशन, साइट सीइंग अरेंजमेंट, हिस्टोरिकल या हेरिटेज साइट्स को दिखाना और टूर गाइड्स, ये सब शामिल हो जाएंगे। मतलब आप पैसे दे दीजिए, उसके बाद इन लोकेशंस पे घुमाने की जिम्मेदारी उस पार्टिकुलर स्टेक होल्डर की होगी जिसने इस ट्रेन सर्विस को ले रखा है। फायदा ये होगा कि लोग रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानकारी अवेल करेंगे और भारत का जो टूरिज्म पोटेंशियल है हम उसे भी एक्नॉलेज कर पाएंगे या यूटिलाइज कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आपकी जमीन आपकी निगरानी स्कीम या इनिशिएटिव के बारे में है, जिसे आप शॉर्ट में अजान बोल सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है, वहां पर इस यूनिक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ताकि लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। जो इनिशिएटिव है इसके माध्यम से इजी ऑनलाइन एक्सेस हो पाएगी। आपकी जमीन का क्या स्टेटस है, रेवेन्यू रिकॉर्ड आपका कैसा है, इसकी जानकारी आप बहुत आसानी से ऑनलाइन अटेन कर सकते हैं। अब आपको ऑफिस में विजिट नहीं करना होगा अपने लैंड रिकॉर्ड्स को खंगालने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए। अजान आपको एम्पावर करता है कि आप पोर्टल पे जाइए, सारी जानकारी एक बार में देख लीजिए। इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत चलाया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस के बारे में है। गूगल का जो लेमडा इनिशिएटिव है उसका अभी 2nd वर्जन लॉन्च किया गया, अपग्रेडेड वर्जन। इसी रेफरेंस में ये न्यूज में भी आया, मतलब इसमें कुछ अपडेट्स आई हैं। गूगल का जो लेमडा है इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। ये एक लैंग्वेज मॉडल है जिसे गूगल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डेवलप किया गया है। इसने अभी हाल ही में वो एबिलिटी अटेन कर ली है
जहां पर ये फ्री फ्लो कन्वर्सेशन कर सकता है। गूगल का ऐसा मानना है कि जो उनका लैम्डा है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर ह्यूमन बीइंग की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास सेंसिबिलिटी होगी, या वो भावनाएं रख पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आपको अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे और आसान भाषा में आपको समझा लेने दीजिए। आपने एलेक्सा, सीरी या गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल किया होगा, जहां पर आप उनसे कुछ सवाल करते हैं और वो आपको जवाब देते हैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि वो आपके सारे सवालों के जवाब नहीं देते। कई सवालों के जवाब कुछ ऐसे आते हैं कि वेब पर ये मिला या यूट्यूब पर ये मिला। वो आपके जवाब नहीं जानते, तो वो वेब या यूट्यूब पे कुछ चीजें सर्च करके सर्च रिजल्ट्स आपके सामने रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी चैट बॉक्स हैं जहां पर ये बातें आप करते हो, ये आपको जवाब हैं वो प्री डिफाइंड या प्री फीडेड डेटा के बेसिस पे देते हैं। गूगल असिस्टेंट के पास सीरी या एलेक्सा को जो जानकारियां फीड की गई हैं, जो दी गई हैं, उसी के बेसिस पे वो आपको जवाब देते हैं। अगर वो सवाल आपने किया जिसका जवाब उनके पास फीड नहीं किया गया है तो आपका जवाब नहीं दे पाते, फिर वो उसे कहीं से सर्च करके सर्च रिजल्ट दिखाने लग जाते हैं। लेकिन यहां पर जो लैंग्वेज मॉडलिंग है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मशीन को ट्रेन कर देते हैं कि वो आपसे बातचीत करे। वो बातचीत प्री फीडेड डेटा के बेसिस पे केवल ना हो, बल्कि मशीन को या फिर उस टेक्नोलॉजी को ट्रेन किया जाता है आपसे बात करने के लिए। अब ट्रेनिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, मुझे वो समझाने दीजिए। देखिए, जो ह्यूमंस की लैंग्वेज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम पूरी तरीके से फॉलो करते भी नहीं है कन्वर्सेशन में। इसीलिए मशीन के लिए बहुत मुश्किल है कि वो हमारी भाषाएं जो हैं, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है या कोई अन्य लैंग्वेज है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस समझ के हमसे बात कर पाए। ये पॉसिबल नहीं होगा एक मशीन के लिए, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और हम उन्हें पूरी तरीके से फॉलो भी नहीं करते हैं। तो मशीन को कैसे सिखाया जाए कि वो आपसे बात करे? सिखाने का तरीका क्या हो सकता है? सिखाने का तरीका ये हो सकता है कि हम उसे डायलॉग सिखाएं। डायलॉग्स कैसे सिखाएं? जैसे आप एक बच्चे को सिखाते हैं। आपको क्या लगता है, जब एक बच्चा बोलना सीखता है तो क्या आप उसे हिंदी या इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहे होते हैं क्या? कि समास और विग्रह कैसे काम करता है, कारक कैसे काम करता है, ये आप सिखाते हो उसको? या फिर आप उन्हें ये एक्टिव पैसिव नरेशंस या सिंथेसिस ये सब सिखाते हो? नहीं, आप उनको ये नहीं सिखाते। आप जिस भी लैंग्वेज में बच्चे को सिखा रहे होते हैं, बेसिकली आप उन्हें देते हैं कई सारे डायलॉग्स। बच्चा अपब्रिंगिंग में, सोशलाइजेशन में कई सारे डायलॉग सुनता रहता है। मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, या मुझे ये चीज चाहिए, मुझे यहां जाना है। वो डायलॉग सुनता रहता है और उसे दिमाग में फीड करता रहता है। उसके पास बहुत सारे डायलॉग्स हो जाते हैं सुनते सुनते, और उन्हीं डायलॉग्स का इस्तेमाल करके वो बातचीत करने लग जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बाद में जाके वो स्कूल्स में सीखता है और कई बार तो सीख भी नहीं पाता। हम मशीन्स को बिल्कुल वैसे ही सिखाना चाहते हैं, मतलब उनके पास डायलॉग्स हों, वो डायलॉग्स जो वो धीमे धीमे एब्जॉर्ब करते रहें और उसी डायलॉग के जरिए वो आपसे बातचीत करें। यही है लैंग्वेज मॉडलिंग फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। यही है लैम्डा, जहां पे मशीन्स को डायलॉग्स दिए जाएंगे। उन्हीं डायलॉग्स के बेसिस पे वो मशीन आपसे बात करेगी और बात करने के दौरान उसे जो और डायलॉग्स मिलेंगे वो उन्हें अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेगा और ज्यादा इफिशिएंट होता चला जाएगा, सेंसिबल होता चला जाएगा और चीजों को फील करने लगेगा। पहली बार लैम्डा को अनाउंस किया गया जो फ्लैगशिप डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई IO 2021 में, जहां पे कहा गया कि एक जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल होगा डायलॉग एप्लीकेशन के लिए, जहां पर मशीन्स बातचीत कर पाएंगी, ये चैट बॉक्स बातचीत कर पाएंगे। लैम्डा फ्री फ्लो कन्वर्सेशन कर सकता है, एकदम नेचुरली, जैसे आप और हम आपस में बातचीत करते हैं। जहां पर एक इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है और इसका थीम क्या है मैंने आपको बता दिया, कीवर्ड मैंने आपको बता दिया। हम मशीन को ग्रामर के रूल्स नहीं सिखा रहे हैं, हम मशीन को डायलॉग्स दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चे को मिलते हैं। लैम्डा डिस्कशन करने में बहुत ही क्लियर है, उसके पास जो भी इनपुट्स हैं वो उनका इस्तेमाल करता है और उन्हें प्रोसेस करके आपको जवाब देता है। वो ट्रेंड है अमाउंट ऑफ डायलॉग्स के माध्यम से। फिर लैम्डा 2.0 को लॉन्च किया गया 2022 में, जो उनका गूगल की मीट हुई, डेवलपर्स की मीटिंग हुई वहां पर, जहां पर इन कैपेबिलिटीज को और इनहेंस किया गया। जो नया मॉडल है उसके पास और इफिशिएंट एबिलिटी है, वो इमेजिनेटिव तरीके से बातचीत कर सकता है। सबसे अच्छी खास बात यह है कि डिस्क्रिप्शंस को समझता है। जैसे अगर आप कोई स्टेटमेंट गलत भी बोलोगे तो उसको पता होगा कि जो गलत बात आप बोल रहे हो उसका कोई सेंस नहीं है। जैसे आप बोलते हो कि आई वॉन्ट टू डिपेयर फॉर IAS, वो समझ जाएगा ये आई वॉन्ट टू डिपेयर क्या होता है, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर होता है। तो उसके पास सेंसिबिलिटी है कि वो एक्यूरेट वर्ड को समझ लेगा और उसके बेसिस पे आपको रिस्पॉन्ड करेगा। फर्दर उसके पास ये भी कैपेसिटी है कि वो टॉपिक पर बना रहेगा। अगर आप टॉपिक को डाइल्यूट भी करोगे तब भी वो डाइल्यूट नहीं होगा।
जैसे एक छोटा सा कन्वर्सेशन था इस एप्लीकेशन का, कि उस एप्लीकेशन से कहा जा रहा है कि मेरे घर का फ्रिज और वॉशिंग मशीन दोनों खराब हो गया, कारण क्या था? तो मशीन जवाब देती है, वो चैट बॉक्स जवाब दे रहा है कि हो सकता है आप वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हो और शॉर्ट सर्किट से आपका फ्रिज भी खराब हो गया हो। तो फिर पूछा जाता है कि अब मैं क्या करूं? तो बोलते हैं आप या तो नई फ्रिज लेकर आओ या फिर नया वॉशिंग मशीन लेकर आओ। फिर जो सवाल करने वाला व्यक्ति है वो सवाल करता है कि घोड़े के कितने पैर होते हैं और क्या घोड़ा मेरी इस मशीन को सही कर देगा? तो उधर से चैट बॉक्स जवाब देता है कि घोड़ा मशीन को कैसे सही कर देगा? आप कहते हो आप बताओ। वो कहता है घोड़ा मशीन को सही नहीं करेगा, घोड़ा सिर्फ आपको एक ऐसे घर में शिफ्ट करवा देगा जहां पे आप ये नया वॉशिंग मशीन या जो फ्रिज है वो लगा सकते हो। तो इस तरीके से वो सेंसिबल है, अगर आप टॉपिक से भटकोगे भी ना तो उसको पता है कि किस टॉपिक पे बात हो रही है। अगर आप फ्रिज और वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं तो घोड़ा कहां से आ गया और घोड़ा कैसे उसको सही करेगा, उसे पता है। तो ये सेंसिबिलिटी जो है वो लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन को बहुत खास बना देता है। एआई काफी इंटरेक्टिव टॉपिक रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है यूपीएससी के लिए। 2020 में प्रश्न आया था कि एआई इफेक्टिवली कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 आपके पास स्टेटमेंट थे। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को ब्रिंग डाउन करेगा, ये मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स बना सकता है, डिसीज को डायग्नोज कर सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन कर सकता है, वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो देखिए एआई का इस्तेमाल वेरियस फील्ड में किया जा सकता है, अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है, पता नहीं और कितने इस्तेमाल होंगे इसके। तो डी इसका आंसर है, ऑल आर करेक्ट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन रेलवे की इनोवेटिव पॉलिसी के बारे में है। एक्चुअली में इंडियन रेलवे ने अभी एक इनोवेटिव पॉलिसी स्टार्ट की है स्टार्टअप फॉर रेलवेज के लिए, जहां पर वो रेलवेज को असिस्ट करें, जो स्टार्टअप्स हैं उनको रेलवे असिस्ट करेगा। देखिए 1.5 करोड़ का इनोवेटर ग्रांट दिया जाएगा इक्वल शेयरिंग बेसिस पे। आप जैसे जैसे अचीवमेंट्स हासिल करते जाएंगे वैसे वैसे वो पेमेंट्स होती रहेंगी। जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इस तरीके से होगा कि आप एक प्रोटोटाइप डेवलप करिए या आप एक थीम, एक कॉन्सेप्ट लेकर जाइए रेलवे के पास कि मेरे पास एक ऐसा है, कोई कॉन्सेप्ट है जो रेलवे के काम का है। तो रेलवे आपको कुछ फंड करेगा प्रोटोटाइप बनाने के लिए, आप प्रोटोटाइप बनाइए। प्रोटोटाइप अगर अच्छा है तो उसे कमर्शियलाइज करने के लिए और फंड्स दिए जाएंगे और ये कोशिश की जाएगी कि आप अपने इस प्रोडक्ट को स्केल कर सकें। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा वो इनोवेटर का होगा, हालांकि पार्टिसिपेशन रहेगा रेलवे का, लेकिन आईपीआर आपका है। फर्दर अश्योर्ड डेवलपमेंटल ऑर्डर होगा इनोवेटर के लिए। अगर आपने अपना इनोवेशन कंप्लीट किया और आप प्रोटोटाइप के बाद कमर्शियल प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर मिलेगा रेलवे की तरफ से, अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं, इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्ट किया गया है ताकि पूरा जो प्रोसेस है वो ईजी हो और इसमें डिलेज ना हो। तो कुल मिला के जो रेलवे है वो स्टार्टअप्स को असिस्ट कर रहा है कि वो रेलवेज के फील्ड में इनोवेशन करें और उसके लिए उन्हें बैकअप मिल जाएगा। रेलवे की जो इनिशिएटिव है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन रेलवेज का एक प्रश्न 2015 में आया था जहां पर क्वेश्चन था बायो टॉयलेट्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट था कि जो डीकम्पोजिशन होता है बायो टॉयलेट्स में उसमें फंगल इनोकुलम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये था कि इसके बाई प्रोडक्ट्स या एंड प्रोडक्ट जो होता है वो अमोनिया वाटर वेपर होता है। तो इसमें दो के दोनों स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यहाँ पे हम एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं और इसमें मीथेन भी निकलता है, तो दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, तो अब आइए रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वी 2 मिसाइल रेंज 7500 किलोमीटर की है, गलत है। 350 किलोमीटर की है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स WEF रिलीज करता है या पब्लिश करता है, गलत है। ये IMD करता है, डिस्कस किया था हमने। भारत गौरव स्कीम नवंबर 2021 में लॉन्च हुआ। थर्ड सेगमेंट होगा टूरिज्म के लिए ट्रेन्स का, सही है। आपकी जमीन आपकी निगरानी दिल्ली का इनिशिएटिव है, गलत है। जम्मू एंड कश्मीर UT का इनिशिएटिव है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।